दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर चुनाव जीते जा सकते हैं, तथाकथित विश्व गुरु भी बना जा सकता है, नैरेटिव भी सेट किया जा सकता है, लेकिन बात यदि देश चलाने की हो तब अर्थव्यवस्था कीमत मांगती है। अर्थव्यवस्था आर्थिक नीतियों की जरूरत महसूस करती है और अर्थव्यवस्था समर्पण मांगती है। मौजूदा दौर में सत्ता एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ चुकी है जिस सिस्टम में चुनाव खत्म होने के बाद देश के प्रधानमंत्री वास्तविक हालात से देश को अवगत कराते हुए जब ये कहते हैं कि देशवासी विदेश भ्रमण की स्थितियों पर लगाम रखे, विदेश जाना कम करे या बंद करे, सोना खरीदना बंद कर दे, इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मसलन मेट्रो वगैरह में ज्यादा से ज्यादा चले, तो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था और देश के निर्यात बिल की तरफ ही उनका ध्यान नहीं होता, बल्कि 12 सालों से जिस आर्थिक नीतियों पर मोदी सरकार चल रही है और जिस झूठ के सहारे इस देश को विश्व गुरु बनाने की बुनियाद रखी जा रही है, उस बुनियाद का पटाक्षेप होने के पहले ये झोला उठाकर निकल पड़ने की तैयारी तो नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश जाना कम करें, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी इसी महीने 4 देशों की यात्रा पर यूरोप निकल रहे हैं, नीदरलैंड से लेकर नॉर्वे और इटली तक जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन आप सब ने देखा कि इसी दौर में प्रधानमंत्री के काफिले में 21 गाड़ियां तो कम से कम चलती है और खर्चीला शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की बजाय बड़े बड़े मैदानों में जब पंडाल लगाकर होता है, क्या उस वक्त सत्ता में बैठे हुए नेताओं को वो ध्यान नहीं आता कि पटना में कैबिनेट विस्तार के लिए गांधी मैदान को सजाने की क्या जरूरत थी? वो तो लोक भवन में भी हो सकता था। और कलकत्ता में पूरे देश के एनडीए मुख्यमंत्रियों को जुटाकर शपथ ग्रहण समारोह करने की क्या जरूरत थी? क्या जिस चार्टर्ड प्लेन या जिस प्लेन से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, क्या वो तेल की बजाय पानी पर चल रहा था? ऑस्टेरिटी की, सादगी की सीख देना मौजूदा दौर में बड़ा आसान है, लेकिन असल मुद्दा उन सब से ज्यादा बड़ा है दोस्तों। असल मुद्दा यह है कि देश के हालात क्या सिर्फ ईरान युद्ध की वजह से ऐसे हुए हैं? जी नहीं। ईरान युद्ध तो 28 फरवरी से शुरू हुआ है और इस देश के अंदर आर्थिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर 12 साल से है। वहां आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तमाम बातें कही जाती है, लेकिन झूठ कैसे आपको बोला जाता है और कैसे आपको मुलम्मा देने की कोशिशें होती है। जरा इस यूरिया की बोरी को आप ध्यान से देखिए। हर किसान के घर में यूरिया जाता है और इस यूरिया की बोरी के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। आप देख रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन को, देखकर लग रहा होगा कि यूरिया हमारे देश में बन रहा है, लेकिन उतने बड़े अक्षरों में नहीं बल्कि छोटे अक्षरों में ऊपर क्या लिखा हुआ है? उद्गम स्थल चाइना। मतलब यूरिया चीन से आ रहा है, सोर्स कंट्री उसकी चीन है, लेकिन आपको आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक उदाहरण भर है यूरिया की बोरी का, जिसके लिए इस देश में किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे तय हो जाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर यूरिया सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए के इंपोर्ट बिल तक ही सीमित रहता है, खासकर यदि खाद्य का मामला कहें, फर्टिलाइजर का मामला कहें। फर्टिलाइजर का मामला उससे थोड़ा आगे बढ़ करके देखें तो इस देश के अंदर जिन सारे सेक्टर में लोगों को प्रधानमंत्री ने लगाम रखने की बात कही है, जरा उसके आयात बिल पर नजर डालें तो सालाना लगभग 22 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा बनता है। अब कैसे बनता है? 6.25 लाख करोड़ के आसपास का सोना निर्यात किया जाता है। इसके अलावा 3-3.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के अंदर लोग मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास के लोग विदेश भ्रमण पर खर्च करते हैं। और थोड़ा और ऊपर जाकर बात करें तो खाद्य से लेकर खाद्य तेल का इंपोर्ट बिल भी 2-2.5 लाख करोड़ से ऊपर का बनता है और 10 लाख करोड़ से ऊपर का इस देश के अंदर जो आयात बिल बनता है वो ईंधन का बनता है, कच्चे तेल से लेकर के गैस का बनता है। तो इस हालात में जब 22 लाख करोड़ से ऊपर का इंपोर्ट बिल यहीं से आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री लोगों को लगाम रखने की बात कर रहे हैं, तो इन सब के बीच पिछले 12 सालों के दरमियान 200 लाख करोड़ से ऊपर का इंपोर्ट बिल तो जरूर ही बना होगा। और जब हालात ऐसे हैं, फिर एक साल के अंदर
5 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खर्च कैसे बढ़ता जा रहा है। बात 2024-25 की करें तो उस वित्तीय वर्ष के दरमियान सरकार की साखर्ची यानी केंद्र सरकार को चलाने का खर्चा 3 लाख करोड़ से थोड़े ऊपर का है। बात 2025-26 की करें तो ये तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का है। और बात यदि 26-27 के दौर की करें जिसमें 8वें वेतन आयोग की बातें भी सामने आ रही है तो ये आंकड़ा 8 लाख करोड़ से ऊपर जाता है। सत्ता अपनी साखर्ची नहीं छोड़ना चाहती। मिडिल क्लास को अपनी मामूली जरूरतों के लिए लगाम कसने की बातें कही जा रही है और प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, भाजपा के नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, संसद के अंदर और बाहर जब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि कोरोना जैसे हालात के लिए हमें तैयार रहना होगा, तब सवाल यह है कि चुनाव के दरमियान जैसे कोरोना की लहर के दरमियान चुनाव हुए थे, बिहार 2020 का चुनाव, उस तरह से चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। साखर्ची इतनी बढ़ाई क्यों जाती है। मौजूदा दौर सत्ता और सिस्टम के दायरे में आम आदमी की आंखों में धूल झोंक कर विश्व गुरु का सपना दिखाने का है। और विश्व गुरु का सपना कैसे, ये बात सिर्फ इंपोर्ट बिल की हुई। और जो यूरिया की बोरी आपने देखी अभी, उस यूरिया की बोरी को मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपकी आंखें खुल सके कि देश के अंदर क्या हो रहा है। हम सब ने बचपन में मुर्गा छाप पटाखे चलाए हैं दिवाली के मौके पर, लेकिन आज मुर्गा छाप पटाखा बहुत कम दिखता है, चाइना मेड पटाखा दिखता है। मोबाइल के कवर से लेकर मोबाइल तक भारत के अंदर नहीं बन रहे, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, बन के कहीं और से आ रहा है। कल पुर्जे कहीं और से आ रहे हैं, भारत के अंदर जोड़कर उसे असेंबल कर दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह इस देश के अंदर दूसरे सामानों को आप देखें, कोई ऐसा रोजमर्रा का सामान जो आपके घर में हो वो असेंबल इन इंडिया से ज्यादा शायद ही प्रतीत हो। जिस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ स्टॉक मार्केट में जुआ खेलना जिसे कहते हैं, उस जुआ खेलने तक इस देश की अर्थव्यवस्था में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ दिया जाए और जो जुआ खेलने वाली हालत में नहीं है उन्हें 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद तक सीमित कर दिया जाए, तो जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग लगाम रखें, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने यह बात चुनाव के पहले क्यों नहीं कही। 28 फरवरी को ईरान का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वो चुनाव भी सादगी के साथ संपन्न हो सकता था। प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी सभी महंगे महंगे हेलीकॉप्टर से लेकर जो रैलियों में लोगों को लाने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही थी, वो वर्चुअल प्रचार भी हो सकता था। वैसे आज के दौर में सत्ता में रियल कुछ दिखाई नहीं देता, देश की अर्थव्यवस्था में भी रियल चीजें ज्यादा दिखाई नहीं देती, सब कुछ वर्चुअल दिखाई दे रहा है। उस परिस्थिति में भला चुनाव कैंपेन क्यों नहीं वर्चुअल हो सकता था। आदर्शवाद की बातें आदर्श आचार संहिता के दौर में क्यों नहीं सामने आ सकती थी। जब प्रधानमंत्री सादगी की बात करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं और एक साथ उठते हैं। ये 22 लाख करोड़ का आंकड़ा मैंने आपके सामने एक साल का रखा है कि 22 लाख करोड़ उन मद में जाते हैं, उतने पैसे विदेशों में जाते हैं, सामान खरीद कर लाने के लिए जाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, तेल से लेकर खाद्य तेल तक और यूरिया फर्टिलाइजर से लेकर सोना तक, आम आदमी का सैर सपाटा तक, सब कुछ इस देश के मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास और काफी हद तक गरीबों की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सत्ता को किसकी जरूरतों की चिंता है, किसके लोन राइट ऑफ किए गए और किसके लोन बट्टे खाते में डाले गए। क्या सत्ता ने कभी बताया कि 30-35 लाख करोड़ के लोन जो पिछले 12 सालों के दरमियान या तो राइट ऑफ किए गए या बट्टे खाते में डाले गए, उसमें आम जनता के लोन का हिस्सा तो बहुत छोटा है। एक व्यक्ति अगर 2 BHK का फ्लैट खरीदता है, पेपर तब तक पूरी तरह से उसके पास नहीं आते जब तक कि लोन की पूरी रकम वो चुका नहीं देता। एक व्यक्ति खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदता है तो अपनी जमीनों को गिरवी रख के खरीदता है। वैसे लोन तो बहुत कम बट्टे खाते में गए हैं। दरअसल सत्ता के गोदी सेठों को जिस प्रकार से कई बार बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी गारंटर के और कई बार ऐसे लोन दे दिए जाते हैं, बैंकों की तरफ से दे दिए जाते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता। वो पैसे कब वापस होंगे कब नहीं होंगे कोई नहीं जानता, फिर धीरे से उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। और जब बैंकों की सेहत बिगड़नी शुरू हो जाती है तब जनता के सामने
काले धन को रोकने के नाम पर नोटबंदी थोप दी जाती है। नोटबंदी के जो लक्ष्य बताए गए, 50 दिनों के बाद कोई चौराहा जहां प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बुला लेंगे लोग वहां आ जाएंगे, वो चौराहा इस देश में बना नहीं। लेकिन नोटबंदी का पैसा आपसे क्यों लिया गया? नोटबंदी का पैसा आपसे दरअसल इसलिए लिया गया, आपके घर में रखे हुए पैसे को बैंकों में इसलिए पहुंचाया गया, लाइन इसलिए लगवाई गई क्योंकि बहुत बड़ी रकम बट्टे खाते में डाली जा रही थी। बट्टे खाते का मतलब कि वो लोन अब कभी वापस आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और ज्यादातर बड़े बड़े धन्ना सेठों के थे, सत्ता के करीब माने जाने वाले गोदी सेठों के थे। उस हालात में बैंकों के पास लिक्विडिटी की जरूरत थी, कैश की तरलता की जरूरत थी, और उस लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए पैसा आए तो कहां से आए? पैसा आम आदमी की जेब से निकल सकता था, लेकिन जेब से पैसा निकालने के लिए नैरेटिव की जरूरत थी। उस नैरेटिव को डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का नाम दे दिया गया, और आपके सामने काले धन पर लगाम का एक ऐसा शिगुफा छोड़ा गया जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो मनमोहन सिंह ने 2% का हिट मिलने की बातें कही थी, वो 2% से भी कई गुना ज्यादा के हिट में तब्दील हो गया। और आज की तारीख में अर्थव्यवस्था का एक ऐसा फुटबॉल बन चुका है 150 करोड़ का ये देश, जहां एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन के सामने हम कहीं नहीं ठहरते, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग से अलग हट करके हम देखें तो रॉ मटेरियल की सप्लाई के मामले में भी हमारी भूमिका बहुत सीमित हो चली है, तीसरी तरफ इस देश के अंदर लोगों के खर्च करने की क्षमता को यदि देखें तो जो लेमन क्राइसिस के समय में मनमोहन सिंह ने मैन्युफैक्चरिंग को काफी हद तक बचाया था, उसके पीछे इस देश के आम लोगों की जो क्रय शक्ति थी, और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सत्ता और सिस्टम ने जो इंतजामात किए थे, आम आदमी को पैसा पंप किया था, चाहे वो 6 पे कमीशन के बोनांजा के सहारे हो, चाहे वो मनरेगा के सहारे हो, जिस तरीके से भी किया था उसने देश के हालात को काफी हद तक सुधारा था। लेकिन आज जरा इस दौर की तुलना उस दौर से करके देखिए जब सोना गिरवी रखा गया था, तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, तब भी डॉलर का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। आज की तारीख में सत्ता और सिस्टम के अंदर इतना नैतिक बल दिखाई नहीं देता कि वो सोना गिरवी रखने जैसी बातों को कर सके। वो जनता से अपनी जरूरतें कम करने के लिए कह रहा है। हो सकता है कल कोई आपको आकर ये भी कहता हुआ नजर आए कि 7 दिन की बजाय हफ्ते में 3 दिन ही खाना खाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ये गनीमत है कि अब तक आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सप्ताह में 1 दिन उपवास की बात इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी, और उस दौर में लोगों ने अकाल के संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की जो बुनियाद रखी जा रही थी, उसको सामने देखते हुए लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए स्वीकार कर लिया था कि दिल्ली के लुटियंस जोन में प्रधानमंत्री के बंगले के कैंपस में गेहूं बोई जा रही थी। जो बड़े बड़े गार्डन मंत्रियों के बंगले में आप देखते हैं उसमें अनाज बोए जा रहे थे। सत्ता में बैठे हुए लोग खुद ही सादगी का परिचय दे रहे थे। आज की तारीख में जनता के लिए उपदेश, ये मत करो, वो मत करो, वो मत खरीदो, ऐसे रहो, वैसे रहो, और सत्ता में बैठे हुए लोग चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। आप प्रधानमंत्री के दौरे को देखिए, अभी वो कर्नाटक गए थे, सरकारी कार्यक्रम में गए थे या पार्टी से जुड़े हुए या किसी निजी कार्यक्रम में गए थे। गृह मंत्री अमित शाह के देश के दौरे को देखिए, गृह मंत्री के तौर पर कितनी जगह वो जाते हैं और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए कितनी जगह वो जाते हैं। और जब वो पार्टी के कार्यक्रमों के लिए जा रहे हैं, ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों के लिए मौजूदा दौर में क्या गृह मंत्री अपनी भूमिका को गृह मंत्री तक सीमित नहीं रख सकते थे? कई सारे सवाल हैं। सत्ता बनाना और बिगाड़ना जब खेल बन गया है, सवाल यह है कि इस दौर में आम आदमी की जिंदगी बनाने की कौन सोच रहा है? 150 करोड़ के देश में शिक्षा की क्या हालत है? सरकार की रिपोर्ट कभी कभी आती है, मोदी सरकार की ही रिपोर्ट आती है, अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट आती है कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे तीसरी क्लास की स्पेलिंग नहीं बता पाते और तीसरी क्लास के सिलेबस का मैथमेटिक्स नहीं बना पाते। ये इस देश के अंदर जिनके ऊपर आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी जानी है, उसको लेकर जो रवैया है और जो सोच है और जो सिस्टम है, उस सिस्टम का, उस रवैये का एक जीता जागता उदाहरण दिखाई देता है। और बात विश्व गुरु बनाने की हो रही है।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सरकार ने क्या किया, आयात बिल को घटाने के लिए सरकार ने क्या किया। स्वाभाविक है कि आयात बिल को घटाने के लिए दो बड़े फॉर्मूले होते हैं, निर्यात बढ़ाने की कोशिशें की जाए और दूसरा देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के हालात मैंने अभी आपको बताए कि मोबाइल के ऊपर चिपकाने वाले ग्लास से लेकर पटाखे तक, धागे तक, खिलौने से लेकर साइकिल तक, सबके मार्केट पर विदेशों का, खासकर चीन का कब्जा हो चुका है। यूरिया की बोरी का भी जिक्र मैंने किया, यूरिया की बोरी भी आपको दिखाई कि कैसे आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सत्ता मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषण देकर चल देना है। इन सब के बीच सिस्टम मस्त है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जनादेश आए या ज्ञानादेश आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ दिखाई देता है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। लेकिन इन सब के दायरे को थोड़ा ऊपर बढ़ा करके देखें तो आम आदमी की जिंदगी में जो अंधियारा बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है। 12 साल का वक्त किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने या बिगाड़ने, दोनों ही परिस्थितियों के लिए बहुत लंबा होता है। और 12 साल के वक्त को परखना हो तो जरा भारत के अंदर और चीन के अंदर जो उदारीकरण की परिस्थितियों में 12 साल का अंतर था, उसे ही देख लीजिए। चीन ने 1979 में उदारीकरण की नीतियों को अपनाना शुरू किया, बाजार अर्थव्यवस्था को कम्युनिस्ट शासन के दायरे में नियंत्रित तरीके से लागू करना शुरू किया। भारत ने यह काम उसके 12 साल बाद 1991 से शुरू किया। 12 साल के अंदर हम काफी पीछे चले गए। लेकिन उन 12 साल की अवधि को पाटने की बात तो छोड़ दीजिए, जरा उन 12 सालों में जो चाइना हमसे काफी आगे निकला, अब नरेंद्र मोदी के 12 सालों को आप 2014 से 26 के शासनकाल को यदि इसमें तुलनात्मक रूप से 12 साल बनाम 12 साल करके देखें तो तमाम परिस्थितियां दूसरी तरफ जाती हुई दिखती है कि आप जहां खड़े थे उससे भी नीचे जाकर तो नहीं खड़े हो गए। फैक्ट्रियां धुआं नहीं उगल रही, लेकिन अमृतकाल है। सिस्टम के अंदर सत्ता के साथ कंप्रोमाइज की परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। वोटर वोट नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेंगे, ये न्यायालय के अंदर कहा जा रहा है। और बहु बेटियों की इज्जत और प्राइवेसी के नाम पर वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज को सामने दिखाने से स्पष्ट तौर पर मनाही की जा रही है। ये बिल्कुल अलग की परिस्थिति है। लेकिन इन अलग की परिस्थितियों में इस देश के सिस्टम के अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेट छोटे छोटे रिटेल स्टोर खोलकर आलू प्याज से लेकर पाउडर और दूध तक बेचने की स्थिति में खुद को पा रहे हैं, नमक तेल हल्दी धनिया बेचने की स्थिति में खुद को पा रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश के अंदर सामान कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चर कौन करेगा। और जब मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो लोगों की जरूरतें कहां से पूरी होंगी। वैसे ही पूरी होंगी जैसे यूरिया और दूसरे सामान आपके घर में विदेशों से आ रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते 95 को पार कर गई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में डॉलर सेंचुरी मारता हुआ नजर आए, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल होता हुआ नजर आए, जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए के नंबर को पार करता हुआ दिखाई दे। लेकिन वो वक्त अमृतकाल का नहीं, बल्कि अमृत काल के एक ऐसे विष को पीने का दौर है जिसमें आम जनता मगन है चुनावी हिंदुत्व के आश्रय, सिस्टम मगन है सत्ता की गोदी में बैठकर गोदीगिरी के आश्रय। और इन सब के सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर है, वो मगन हो या ना हो, मगन होने की भूमिका को और उसको दिखाने की कोशिश में किसी न किसी तरह से चमकाने की कोशिशों के दायरे में खुद को पा रहा है। लेकिन अफसोस, विकास अर्थव्यवस्था को भी उसी तरह से चमकीला दिखाया जा सकता जिस तरह से लाखों के सूट पहनकर बड़े बड़े नेताओं को अलग राज्य के हिसाब से उनके चेहरे मोहरे को अलग तरीके से चमकता हुआ दिखाया जाता है। मौजूदा दौर झूठ को सच साबित करने का है, किसका झूठ कितना बिक गया। लेकिन अर्थव्यवस्था में झूठ की कीमत बहुत बड़ी नहीं होती। देखते जाइए, एक छोटा सा इंडिकेटर अगर बिगड़ता है, खासकर अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर का एक छोटा सा सेक्टर बिगड़ता है, तो आम आदमी की जेब और सेहत पर जो असर पड़ता है, अभी उसका आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है। और ट्रेलर जब इतना भयानक है, फिर उसके बाद फिल्म कितनी भयानक होगी कह नहीं सकते। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही है वो साफ साफ दिखा रही है कि अब झोला उठने वाला तो नहीं है। साहब झोला उठाकर जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और साहब यदि झोला उठाकर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या नया पीएम
2027 के राष्ट्रपति चुनाव में या 2029 के लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि 2026 में बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। हालात उसी तरफ है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को तिलांजलि देकर और 12 सालों के फेलियर में कुछ और चीजें न जुड़ जाए, उससे बच के निकल भागने की तैयारी में एक नई तरह की राजनीति की रवायत तो आपके सामने रखने की तैयारी नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार की समय से पहले विदाई हो गई, जनादेश के साथ 4 महीने का वक्त देकर विदाई करा दी गई। क्या नीतीश कुमार वाली भूमिका दिल्ली की सत्ता में नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं तैयार की जा रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी ईरान युद्ध का असर दिखाकर देश की अर्थव्यवस्था के असली मामलों से जो पर्दा हटाने की कोशिश की जा रही है या उस पर बिल फाड़ने की जो कोशिशें हो रही है, हकीकत उसके बिल्कुल जुदा है। ईरान युद्ध का योगदान यदि 10% है इस देश की अर्थव्यवस्था में मौजूदा हालात को तक पहुंचाने के लिए, तो इस देश के अंदर की आर्थिक नीतियों का योगदान 90% है, जो 12-13 सालों से सत्ता और सिस्टम दोनों मिलकर कभी डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से, तो कभी जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने के माध्यम से, कभी गोदी सेठों के हाथों किसानों की फसल तक को गिरवी रखने के प्रयास के माध्यम से, तो कभी इस कंगाली के दौर में सेंट्रल विस्टा से लेकर नई संसद भवन के निर्माण की परिस्थितियों को, आखिर ये पैसा किसकी जेब से गया, कोई पूछने वाला जब नहीं हो, तो उन परिस्थितियों को पैदा करने के साथ साथ जो बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद में ही तो इस देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत छुपी है। लेकिन हकीकत और फसाने के बीच जनता देखना क्या चाहती है? क्या वही जो रैलियों में दिखाई देता है? जी नहीं, अब हालात उसके आगे जा चुके हैं। अब हालात कुछ और दिखाने की परिस्थितियों की तरफ ले जा रहे हैं, वो दिखाने की परिस्थितियों की तरफ जो मौजूदा निजाम देखना नहीं चाहता, और जो मौजूदा निजाम देखना नहीं चाहता उससे बचने के लिए नए पीएम की तैयारी अब बहुत दूर दिखाई नहीं देती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।